मान लीजिए दुनिया का सबसे महंगा, सबसे आधुनिक स्मार्टफोन किसी के हाथ में है। उसका हार्डवेयर एकदम शानदार है, प्रोसेसर सबसे तेज है और बैटरी बैकअप भी बेहतरीन है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कोई बहुत बड़ा बग आ जाए। हाँ, या कोई वायरस घुस जाए। बिल्कुल, मतलब अगर उस सॉफ्टवेयर में डर या चिंता नाम का कोई वायरस आ जाए तो हार्डवेयर कितना भी दमदार क्यों ना हो, सिस्टम तो क्रैश ही होगा ना। जाहिर सी बात है, स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी और फोन काम करना बंद कर देगा। हाँ, और आज की इस गहन चर्चा का, यानी हमारी इस डीप डाइव का मिशन ठीक इसी सिस्टम क्रैश को समझना और उसे रोकना है। बहुत ही दिलचस्प मिशन है ये। और इसके लिए आज हम जिस किताब के नोट्स खंगाल रहे हैं उसका नाम है स्टूडेंट माइंड पावर, एवरी पीक हैज टू बी कॉन्कर्ड। हाँ, ये सामग्री इस पूरी धारणा को पलट कर रख देती है कि सफलता सिर्फ घंटों मेज पर बैठे रहने से मिलती है। बिल्कुल। ये इस बात पर जोर देती है कि इंसान का अपना माइंडसेट ही सबसे पहले तय कर देता है कि जीत होगी या हार। तो इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर इस स्मार्टफोन वाले उदाहरण को हम इंसानी जीवन पर लागू करें ना, तो वो हार्डवेयर हमारा शरीर है, हमारी किताबें हैं, हमारे संसाधन हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा दिमाग है। सही बात है। अब जब इस दिमाग रूपी ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिलती, तो ये खुद ही अपने अंदर तनाव और डर पैदा करने लगता है। मतलब एक तरह से बिना नेविगेशन के तेज दौड़ती हुई गाड़ी की तरह। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी गाड़ी जो किसी भी वक्त टकरा सकती है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जब कोई इस सॉफ्टवेयर की कोडिंग को समझ लेता है ना, और उस पर एक तरह की सेल्फ मास्टरी यानी खुद का नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो यही दिमाग बहुत जबरदस्त स्पष्टता देता है। अरे वाह। हाँ, ये किसी भी लक्ष्य को भेदने का सबसे अचूक हथियार बन जाता है। लेकिन उस कोडिंग को समझना ही तो सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि दिमाग को हैक किया जा सकता है या उसे सही दिशा दी जा सकती है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि सॉफ्टवेयर असल में बना किन चीजों से है। बिल्कुल, इसकी संरचना को समझना जरूरी है, क्योंकि किताब के नोट्स में दिमाग की बनावट का जिक्र है जो बताता है कि ये सिर्फ एक शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल सिस्टम है। हाँ, और इस किताब के अनुसार इंसानी दिमाग का पूरा ढांचा मुख्य रूप से 5 चीजों की नींव पर खड़ा है। अच्छा, वो 5 चीजें क्या हैं? वो है विचार यानी थॉट्स, भावनाएं, मान्यताएं, आदतें और दृष्टिकोण। विचार, भावनाएं, मान्यताएं, आदतें और दृष्टिकोण। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये पांचों तत्व अलग अलग काम नहीं करते। तो फिर ये कैसे काम करते हैं? ये एक चेन रिएक्शन का हिस्सा है, मतलब एक के बाद एक ट्रिगर होने वाली एक श्रृंखला। समझ गया। कोई भी काम हो, चाहे सुबह उठकर किताब खोलना हो या फिर परीक्षा के डर से टीवी देखने बैठ जाना हो, हाँ, उसकी शुरुआत सबसे पहले दिमाग में उठने वाले एक बहुत ही छोटे से विचार से होती है। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? मतलब किसी भी इंसान के दिमाग में दिन भर में 60 से 70 हजार विचार आते हैं। हाँ, ये तो विज्ञान भी कहता है। वो विचार आते हैं और चले जाते हैं। तो ये दावा कैसे किया जा सकता है कि एक साधारण सा विचार जो शायद बस कुछ सेकंड के लिए दिमाग में आया, वो अंततः सफलता या विफलता तय करने वाली एक मजबूत आदत में बदल जाता है? ये सवाल इस पूरी प्रक्रिया के काम करने के तरीके को समझने के लिए बहुत अहम है। देखिए, हर विचार आदत नहीं बनता। अच्छा। लेकिन जब कोई इंसान एक ही विचार को बार बार अपने दिमाग में लाता है, तो वो विचार एक केमिकल रिएक्शन पैदा करता है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया। हाँ, और उसी रिएक्शन को हम भावना या इमोशन कहते हैं। अरे, तो मतलब विचार से भावना जन्म लेती है? बिल्कुल। मान लीजिए अगर विचार ये है कि मुझसे ये गणित का सवाल हल नहीं होगा, जो कि बहुत आम विचार है। हाँ, तो ये विचार डर और घबराहट की भावना को जन्म देता है। और जब यही विचार और यही भावना रोज दोहराई जाती है ना, तो दिमाग के न्यूरॉन्स एक साथ जुड़ने लगते हैं। अच्छा, वो एक पक्का रास्ता बना लेते हैं। एकदम सही। और इसी पक्के रास्ते को मान्यता या बिलीफ कहा जाता है। अब उस इंसान ने अवचेतन रूप से ये सच मान लिया है कि वो गणित में कमजोर है। और एक बार जब वो मान्यता पक्की हो गई, तो वो एक चश्मे की तरह काम करने लगती है, जिसे दृष्टिकोण कहते हैं। एकदम सटीक। अब वो इंसान दुनिया को उसी चश्मे से देखेगा। मतलब जब भी उसके सामने गणित की किताब आएगी, उसका वो चश्मा उसे बताएगा कि ये खतरा है। हाँ, और इसी दृष्टिकोण के आधार पर वो रोजमर्रा के फैसले लेगा, जैसे गणित की क्लास से बचना या फिर पढ़ाई को टाल देना।
बिल्कुल। और यही टालमटोल धीरे धीरे उसकी पक्की आदत बन जाती है। तो शुरुआत एक छोटे से नकारात्मक विचार से हुई थी। हाँ, और अंत में वो एक ऐसी आदत में बदल गई जो उस छात्र का पूरा भविष्य खराब कर सकती है। ये तो एक तरह से खुद को ही अपने जाल में फंसाने वाली बात हो गई। मतलब अगर ये चेन रिएक्शन इतना स्वचालित और खतरनाक है तो उस इंसान का क्या होगा जिसके अंदर पहले से ही नकारात्मक मान्यताएं जड़ जमा चुकी हैं? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, क्योंकि किताब का एक बड़ा हिस्सा लिमिटिंग बिलीफ्स यानी इंसान को पीछे खींचने वाली इन्हीं मान्यताओं पर केंद्रित है। सही कहा। स्रोत सामग्री साफ कहती है कि मैं ये नहीं कर सकता सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। लेकिन जब एक बार सॉफ्टवेयर में ये मैं नहीं कर सकता वाला वायरस बैठ गया तो उसे डिलीट कैसे किया जाए? किताब इस वायरस को डिलीट करने के लिए इन मान्यताओं पर सीधे प्रहार करने की बात कहती है। मतलब उन पर हमला करना होगा? हाँ। इन लिमिटिंग बिलीव्स को आप अदृश्य बेड़ियों की तरह समझ सकते हैं। इंसान को लगता है कि वो अपनी पूरी क्षमता से दौड़ रहा है, लेकिन असल में वो अपनी ही बनाई हुई मनोवैज्ञानिक सीमाओं के भीतर कैद होता है। तो इन्हें तोड़ने का तरीका क्या है? इन्हें तोड़ने का इकलौता तरीका है अपने आंतरिक संवाद को बदलना, जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं। अच्छा, आंतरिक संवाद मतलब कोई भी इंसान अपने दिमाग के अंदर खुद से क्या बातें कर रहा है? बिल्कुल। इसे समझने के लिए ना एक लाइव क्रिकेट मैच की कल्पना करते हैं। चलिए बताइए। मान लीजिए एक मैदान पर मैच चल रहा है और स्टेडियम का जो कमेंटेटर है वो लगातार लाउड स्पीकर पर बोल रहा है कि ये टीम तो बहुत ही खराब खेल रही है, इनके खिलाड़ियों में तो कोई दम ही नहीं है, ये तो पक्का हारने वाले हैं। अरे बाप रे। हाँ, अब अगर ये आवाज लगातार पूरे मैदान में गूंजती रहे तो चाहे खिलाड़ी कितने भी प्रतिभावान क्यों ना हो, वो तो शारीरिक रूप से थकने से पहले मानसिक रूप से हार जाएंगे। बिल्कुल। हमारा आंतरिक संवाद हमारे जीवन के मैच का वही कमेंटेटर है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। और सबसे खतरनाक बात यह है ना कि उस कमेंटेटर की आवाज सिर्फ उसी इंसान को सुनाई देती है। हाँ, बाहर किसी को पता भी नहीं चलता। और हमारा अवचेतन मन उस आवाज को एक आदेश की तरह लेता है। अच्छा। अगर आंतरिक संवाद ये कह रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो दिमाग ऐसे ही काम करेगा जिससे वो बात सच साबित हो जाए। मतलब वो खुद ही खुद को फेल करने के रास्ते ढूंढने लगेगा। हाँ, तो किताब सिखाती है कि इस कमेंटेटर का माइक छीनना होगा। माइक छीनना होगा मतलब मैं फेल हो जाऊंगा को जानबूझकर बदलना होगा और खुद से कहना होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इस विषय को सीख सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ बातें हो गई ना। नहीं, ये सिर्फ खोखली सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि ये दिमाग के उन पुराने न्यूरल पाथवे को तोड़ने और नए पाथवे बनाने की एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विज्ञान के स्तर पर बदलाव लाना। लेकिन यहाँ ना एक व्यवहारिक अड़चन आती है। वो क्या? देखिए, शांत कमरे में बैठकर खुद से अच्छी अच्छी बातें करना और अपना आंतरिक संवाद बदलना बहुत आसान है। हाँ, ये तो है। लेकिन जब सामने परीक्षा का प्रश्न पत्र हो या किसी बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन सिर पर हो तो उस भारी तनाव भरे माहौल में वो सकारात्मक कमेंटेटर भी तो घबरा जाता है ना। बिल्कुल घबराता है। जब पूरा स्टेडियम ही जल रहा हो तो सिर्फ कमेंट्री बदलने से क्या होगा? ये एक बहुत ही यथार्थवादी स्थिति है और किताब भी ये मानती है कि तनाव जीवन का एक हिस्सा है जो आएगा ही। तो फिर उस वक्त क्या किया जाए? इसके लिए ये समझना होगा कि अत्यधिक तनाव के समय हमारे शरीर में असल में होता क्या है। क्या होता है? जब भावनाएं जैसे बहुत ज्यादा डर या एंजाइटी नियंत्रण से बाहर हो जाती है ना, हाँ, तो दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक फैसले लेता है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना बंद कर देता है। अच्छा, वो शट डाउन हो जाता है। हाँ, और हमारा सर्वाइवल मोड हावी हो जाता है। दिमाग को लगता है कि कोई जान का खतरा है। अरे, तो इस सर्वाइवल मोड से बाहर कैसे आएं? इसी स्थिति से निपटने के लिए किताब में मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग जैसे उपकरणों का जिक्र किया गया है। अब यहाँ एक और बात है। अक्सर लोग इन शब्दों को सुनकर ना इन्हें सिर्फ आध्यात्मिक या फैंसी कॉन्सेप्ट मान लेते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ साधु संतों के लिए है। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे का असल विज्ञान क्या है? ये सांसें लेना अचानक से तार्किक दिमाग को वापस चालू कैसे कर देता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो जब इंसान एंजाइटी में होता है तो उसकी सांसें बहुत छोटी और तेज हो जाती हैं, जो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देती हैं, जो कि तनाव का हार्मोन है। बिल्कुल। अब डीप ब्रीदिंग या गहरी सांसें लेने से शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक सीधा संदेश जाता है। अच्छा, क्या संदेश जाता है? संदेश ये जाता है कि कोई खतरा नहीं है, सब सुरक्षित है। अरे वाह, मतलब हम अपने शरीर को शांत होने का सिग्नल दे रहे हैं। हाँ। इससे हृदय गति धीमी होती है
और दिमाग के तार्किक हिस्से में दोबारा खून का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो दिमाग वापस से सोचने समझने की स्थिति में आ जाता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही किताब में कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड के अभ्यास को भी एंजाइटी कम करने का एक अचूक तरीका बताया गया है। कृतज्ञता वो कैसे काम करती है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो एक ही समय में डर और कृतज्ञता दोनों भावनाओं को एक साथ महसूस नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तो अगर हम आभारी महसूस कर रहे हैं तो हम डर नहीं सकते? एकदम सही। भावनाओं के इस विज्ञान से ना एक बहुत ही ज्वलंत समस्या का जवाब मिलता है। कौन सी समस्या? भटकाव, मतलब डिस्ट्रैक्शन। अरे हाँ, ये तो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। अब देखिए, हर इंसान जानता है कि परीक्षा से एक रात पहले मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना उसके लिए नुकसानदायक है। हाँ, सबको पता होता है। फिर भी उस चमकती हुई स्क्रीन को खुद से दूर रखना लगभग नामुमकिन सा क्यों लगता है? अगर विचार ही आदतें बनाते हैं तो इस आत्मविनाशकारी आदत के पीछे कौन सा विचार काम कर रहा है? इसके पीछे का मैकेनिज्म सीधे तौर पर हमारी उन्हीं अनियंत्रित भावनाओं से जुड़ा है जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। अच्छा, कैसे? जब पढ़ाई का दबाव या किसी कठिन काम का तनाव हावी होता है ना, तो दिमाग उस असहज भावना से तुरंत बचना चाहता है। मतलब वो बोरियत या डर से भागना चाहता है। हाँ, उसे एक एस्केप की तलाश होती है जो उसे तुरंत अच्छा महसूस करा सके। तुरंत अच्छा महसूस कराए, मतलब डोपामिन दे सके। बिल्कुल सही पकड़े आप। और स्मार्टफोन उस डोपामिन का सबसे आसान और सुलभ स्रोत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोन चलाना असल में समस्या की जड़ है ही नहीं? नहीं, वो तो बस तनाव और एंजाइटी से निपटने की एक गलत रणनीति है। तो जब तक भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक बाहरी डिस्ट्रैक्शन को रोकना संभव ही नहीं है। एकदम सही। इसे रोकने के लिए स्रोत सामग्री में एक डिसीजन मैट्रिक्स का उल्लेख किया गया है। हाँ, डिसीजन मैट्रिक्स, जिसके माध्यम से डीप वर्क यानी बिना भटकाव के काम करने की सलाह दी गई है। लेकिन ये डिसीजन मैट्रिक्स काम कैसे करता है? देखिए, ये असल में एक तार्किक टूल है जो भावनाओं को किनारे रखकर प्राथमिकताओं को तय करने में मदद करता है। मतलब जब दिमाग पहले से उलझा हुआ है तो ये मैट्रिक्स उसे सुलझाता है। हाँ, जब बहुत सारे काम एक साथ सामने आ जाते हैं तो दिमाग घबरा जाता है। बिल्कुल, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो इस मैट्रिक्स में कामों को उनकी अर्जेंसी यानी तात्कालिकता और इम्पोर्टेंस यानी महत्व के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा जाता है। अच्छा, 4 हिस्से, वो कैसे? जो काम तुरंत करने वाले और महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि मान लीजिए कल का एग्जाम, उसे सबसे पहले रखेंगे। हाँ, उसे सबसे पहले रखा जाता है। और जो महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, उसे तो पूरी तरह से हटा दिया जाता होगा। बिल्कुल। जब कागज पर इस तरह से स्पष्टता सामने आती है ना, तो दिमाग का भ्रम दूर हो जाता है और वो बिना भटकाव के अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस कर पाता है। एकदम सही। और जब एक बार वो भटकाव दूर हो जाता है तब किताब दिमाग की असली शक्ति को बढ़ाने वाले कुछ बहुत ही दिलचस्प उपकरणों की बात करती है। हाँ, सीखने की तकनीकों की। इसमें माइंड मैपिंग और विजुअलाइजेशन का जिक्र है। अब अक्सर लोग नोट्स बनाने का मतलब यही समझते हैं कि पन्नों पर लाइन से वाक्यों को लिखते जाना, जो कि बहुत ही बोरिंग और पुराना तरीका है। हाँ, तो ये माइंड मैपिंग इससे अलग कैसे है? देखिए, इंसानी दिमाग कभी भी सीधी रेखा में नहीं सोचता। मतलब लाइन बाय लाइन नहीं सोचता? नहीं, वो तस्वीरों और शाखाओं के रूप में सोचता है। अच्छा, पेड़ की शाखाओं की तरह? हाँ, और माइंड मैपिंग ठीक इसी प्राकृतिक तरीके की नकल करती है। ये करते कैसे हैं? इसमें मुख्य विषय को कागज के बीच में रखा जाता है और फिर उससे जुड़ी हुई जानकारियों को शाखाओं की तरह चारों तरफ फैलाया जाता है। अरे, तो ये तरीका दिमाग के न्यूरॉन्स के जुड़ने के तरीके से मेल खाता है। बिल्कुल, जिससे जानकारी को समझना और लंबे समय तक याद रखना कई गुना आसान हो जाता है। और इसके साथ ही विजुअलाइजेशन की बात भी आती है, जिसे अक्सर लोग सिर्फ दिन में सपने देखने से जोड़ लेते हैं। हाँ, ख्याली पुलाव पकाना। बिल्कुल, लेकिन असल में ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने के हर एक कदम को दिमाग में पहले से जी लेने की एक मानसिक रिहर्सल है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन इन सारी तकनीकों का कोई फायदा नहीं है अगर किसी इंसान का बुनियादी ढांचा ही गलत हो। बुनियादी ढांचा, आपका मतलब है माइंडसेट? हाँ, किताब ग्रोथ माइंडसेट पर बहुत जोर देती है। तो ये जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट से कैसे अलग है? ये अंतर सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी लकीर है। अच्छा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्म से तय है। मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता। हाँ,
जब वो किसी काम में फेल होते हैं तो वो मान लेते हैं कि उनके अंदर ही कोई कमी है। वो खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट इस बात पर आधारित है कि बुद्धिमत्ता और क्षमताओं को मेहनत और निरंतर अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। तो मतलब हर असफलता एक अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक मौका है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए ना एक बहुत अच्छी तुलना की जा सकती है। बताइए। फिक्स्ड माइंडसेट एक कंक्रीट की दीवार की तरह है। वो अपनी जगह पर मजबूत दिखती है, लेकिन अगर उस पे कोई भारी चोट लगे तो वो टूटकर बिखर जाती है और दोबारा नहीं जुड़ सकती। सही कहा। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट एक मांसपेशी यानी मसल की तरह है। अरे वाह। जब हम जिम में कसरत करते हैं तो मांसपेशी टूटती है, उसमें दर्द होता है। हाँ। लेकिन जब वो दोबारा जुड़ती है तो पहले से कहीं अधिक बड़ी और मजबूत हो जाती है। बहुत ही शानदार उदाहरण है ये। और ये कोई दार्शनिक विचार नहीं है। तो क्या है? ये दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, यानी दिमाग की अपनी संरचना को बदलने और उम्र भर नई चीजें सीखने की क्षमता। और इसी ग्रोथ को असलियत में बदलने के लिए किताब सफलता का एक बहुत ही स्पष्ट फॉर्मूला सामने रखती है। वो फॉर्मूला जो हर छात्र को जानना चाहिए। बिल्कुल। हम आज के दौर में इंटरनेट पर ना मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हैं। हाँ, प्रेरणा के पीछे। वीडियो देखकर सोचते हैं कि अंदर से एकदम आग उठेगी और सारे काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, स्रोत सामग्री स्पष्ट चेतावनी देती है कि प्रेरणा एक भावना है और भावनाएं तो मौसम की तरह बदलती रहती हैं। आज है, कल नहीं है। बिल्कुल। सफलता का असली फॉर्मूला प्रेरणा पर नहीं, बल्कि अनुशासन और निरंतरता पर टिका है। क्योंकि अनुशासन कोई भावना नहीं है। हाँ, वो तो एक फैसला है। लेकिन यहाँ फिर से एक सवाल उठता है। क्या सवाल? सुनने में ये बात बहुत आदर्श लगती है कि बस अनुशासन ले आओ और सफल हो जाओ। लेकिन सोचिए, जब कोई छात्र लगातार 3 बार किसी परीक्षा में फेल हो चुका हो। हाँ, ऐसे बहुत से मामले होते हैं। जब उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका हो, तो वो अनुशासन अपने आप बिखरने लगता है। ये तो स्वाभाविक है। तो उस गहरी निराशा की स्थिति में जब प्रेरणा पूरी तरह से मर चुकी हो, तो कोई इंसान अनुशासित कैसे रह सकता है? यही वो बिंदु है जहाँ किताब अपनी सेल्फ मास्टरी के सिद्धांत पर वापस आती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि उस छात्र को निराशा या दुख महसूस नहीं हो रहा है। अनुशासन का मतलब है अपनी भावना और अपने कर्म के बीच के तार को काट देना। भावना और कर्म के बीच के तार को काटना? हाँ, जब कोई इंसान अनुशासित होता है तो वो अपने काम को अपने मूड पर निर्भर नहीं छोड़ता। मतलब मूड चाहे जैसा भी हो, काम करना है तो करना है। बिल्कुल। भले ही वो दुखी हो, थका हुआ हो या उसे हारने का डर लग रहा हो, वो फिर भी कुर्सी पर बैठता है और अपना काम करता है। तो निरंतरता का मतलब रोज पहाड़ तोड़ना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है रोज थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाना, चाहे मौसम कैसा भी हो। और अंततः यही छोटे छोटे कदम उस पहाड़ को हटा देते हैं। एकदम सही। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि इंसान को अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब एक रोबोट की तरह बन जाना चाहिए, जिसके अंदर कोई एहसास ना हो, जो बस मशीन की तरह कमांड फॉलो करता रहे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन नहीं, ये रोबोट बनने के बारे में कतई नहीं है। तो फिर ये क्या है? असल में एक रोबोट और एक मास्टर के बीच यही तो फर्क होता है। क्या फर्क होता है? एक रोबोट भावनाओं को दबाता है क्योंकि वो उन्हें समझता नहीं है, लेकिन ये किताब सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को समझने की वकालत करती है। अच्छा, खुद को समझना? हाँ, एक ऐसा इंसान जो खुद को समझता है, वो जानता है कि उसे किस चीज से डर लगता है। वो जानता है कि उसे कब निराशा घेर रही है। बिल्कुल। वो अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देता। और इसी को सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है। एकदम सही। जब खुद को गहराई से समझने की ताकत और खुद को नियंत्रित करने का अनुशासन एक साथ मिल जाते हैं ना, हाँ, तो सफलता एक थका देने वाला संघर्ष नहीं रह जाती, बल्कि वो एक स्वचालित और स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारी भावनाएं हमारे रास्ते की बाधा नहीं है, बल्कि अगर उन्हें समझ लिया जाए तो वही हमारा रास्ता बन सकती हैं। हाँ, ये पूरी तरह से नजरिए का खेल है। बिल्कुल। तो अगर इन सारे नोट्स और इस किताब के विस्तृत संदेश को एक साथ पिरोया जाए, तो इस पूरी चर्चा का सार कुछ बहुत ही व्यावहारिक बदलावों की ओर इशारा करता है। और वो बदलाव क्या है? ये सब कुछ एक ही बिंदु पर आकर टिकता है,
दिमाग रूपी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हिसाब से कोड करना, बिल्कुल। नकारात्मक विचारों को चुनौती देकर उनकी जगह तार्किक और सकारात्मक सोच को स्थापित करना, भावनाओं को अस्थिर करने वाले भटकावों को दूर करना। हाँ, जैसे सोशल मीडिया को दरकिनार करना और एक ऐसा दैनिक रूटीन बनाना जो प्रेरणा का मोहताज ना हो, बल्कि जो अनुशासन से चलता हो। एकदम सही। और किताब का जो शीर्षक है ना, एवरी पीक हैज टू बी कॉन्कर्ड, यानी हर शिखर जीता जा सकता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि कोई भी परीक्षा, कोई भी लक्ष्य या कोई भी शिखर इतना ऊंचा नहीं है कि उस तक पहुंचा ना जा सके। सही कहा आपने। और ये पूरी चर्चा आज के दौर में इसलिए भी बेहद प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि ये उस पुराने भ्रम को तोड़ती है कि सफलता बाहरी संसाधनों पर निर्भर करती है। बिल्कुल, ये स्थापित करती है कि असली युद्ध मैदान में नहीं लड़ा जाता। हाँ, बल्कि इंसान के अपने दिमाग के भीतर लड़ा जाता है। सवाल उभर कर सामने आता है जिस पर शायद बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बताइए। आज की इस चर्चा से ये तो स्पष्ट हो गया है कि सफलता या असफलता पूरी तरह से हमारे दृष्टिकोण, मान्यताओं और हमारे आंतरिक संवाद द्वारा रची गई एक मनोवैज्ञानिक संरचना है। बिल्कुल, ये सब हमारे दिमाग की उपज है। तो अगर ये सच है कि हमारा दिमाग ही हमारी पूरी वास्तविकता का निर्माण करता है, हाँ, तो क्या जीवन में आने वाली बाहरी बाधाएं, परिस्थितियां और वो मुश्किलें जिन्हें इंसान पहाड़ मानकर हार मान लेता है, क्या वे सच में इतनी वास्तविक है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। या फिर वे केवल हमारे अपने ही अनियंत्रित दिमाग द्वारा बनाए गए डर के ऐसे भ्रम हैं जो बस हमारे अपने ही आंतरिक सॉफ्टवेयर के एक बार रीप्रोग्राम होने का इंतजार कर रहे हैं? बहुत ही गहरा विचार है ये। बिल्कुल, तो इस विचार पे गौर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली चर्चा में।